अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम हेलोजेंस की एडिशन को देखेंगे अल्कीन्स के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा हेलोजेंस जो हैं वो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं अल्कीन्स के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। लेकिन नॉर्मली जो हेलोजेंस हम ऐड करते हैं आपके पास अल्कीन के अंदर वो होते हैं आपके पास ब्रोमीन और क्लोरीन। फ्लोरीन और आयोडीन को हम इस तरीके से डायरेक्टली ऐड नहीं करते। उसकी रीज़न ये है आपके पास जो फ्लोरीन का रिएक्शन है वो इंतहाई फास्ट होता है और जो उसको जो कंट्रोल करना है उसकी जो प्रोसेसिंग है वो डिफ़िकल्ट होती है। हम और उसके अंदर जो बाय प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी आपके पास ज़्यादा बनती हैं। जो हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट होती है उसको ऑब्टेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए हम फ्लोरीन को इस तरह डायरेक्टली ऐड नहीं करते हैं। इसी तरह जो आपके पास आयोडीन है उसका इशू ये है कि उसका जो साइज़ है वो कंपैरेटिवली लार्ज है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द हेलोजेंस, जिसकी वजह से जो आपके पास रिएक्शन जो होता है वो इंतहाई स्लो होता है और समटाइम्स पॉसिबल ही नहीं होता। तो दैट्स वाई वी अवॉइड द एडिशन ऑफ फ्लोरीन एंड आयोडीन डायरेक्टली इनटू द हेलोजेंस। अच्छा जी, बाकी आपके पास जो ये ब्रोमीन और क्लोरीन है इनको हम इस तरह डायरेक्टली आराम से ऐड कर सकते हैं आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। अच्छा बेटा, ये जो आपको मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है हेलोजन का, डायटोमिक जो हेलोजन है वो हम इस प्रोसेस से ऐड कर सकते हैं आपके पास। यानी कि जो सिंपल आपके पास प्योर हेलोजन्स हैं क्लोरीन या ब्रोमीन, उनकी एडिशन की जा सकती है आपके पास अल्कीन्स के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। जब हम अल्कीन्स के अंदर हेलोजेंस को डायरेक्टली ऐड करते हैं तो बेटा आपके पास विस्नल डाइहैलाइड्स बनते हैं। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि विस्नल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं, एक बार दोबारा सुन लीजिए। ऐसे वाले हैलाइड्स जिसमें आपके पास दो हेलोजन एटम्स टू एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट हों तो उनको हम विस्नल डाइहैलाइड्स कहते हैं। मतलब ये कि आपके पास किसी भी हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल के अंदर अगर दो साथ साथ वाली कार्बन के ऊपर हेलोजन का एटम प्रेजेंट हो तो हम इस तरह के हैलाइड्स को डाइहैलाइड्स को विस्नल डाइहैलाइड्स कहते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास सिंपली जो हेलोजन का मॉलिक्यूल था वो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ऐड हो चुका हुआ है। लेकिन अगर आप इस तरह ये रिएक्शन देखें तो ये आपको सिमिलर लग रहा होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के जैसे। आपके पास हाइड्रोजन जो है वो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक एक एटम जो है हाइड्रोजन का ऐड हो जाता है। इसी तरह जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जो हेलोजन का जो मॉलिक्यूल है उसका एक एक एटम जो है वो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ आपके पास अल्कीन के अंदर ऐड हो चुका है। लेकिन अगर आप इसका एक मैकेनिज्म देखें तो आपकी बुक में गिवन है, ये पेज नंबर 154 पे, तो उसको हम ज़रा देख लेते हैं। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है आपके लिए क्योंकि अभी आप मैकेनिज़्म करना स्टार्ट हुए, अदरवाइज़ इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। तो आपको ये समझ में आ जाएगा। बेटा इस मैकेनिज़्म को समझने से पहले सबसे पहले तो आपको इस ब्रोमीन के मॉलिक्यूल की, ये Br2 है, इसको एक्सपेंड करके लिखा गया है, इसकी आपको केमिस्ट्री जो है वो समझ आनी चाहिए। आपने मुझे फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 से देख के बताना है कि जो ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है इसके अंदर कौन सी फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। ये आपकी बुक में फर्स्ट ईयर के सिलेबस में था। हमने वहाँ पे पढ़ा था कि हमारे पास किस किस्म के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कौन सी वाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि आपके पास डाइपोल डाइपोल होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसके अलावा इंस्टेंटेनियस डाइपोल या जिसे आप लंदन फोर्सेस कहते हैं वो होती हैं, डिबाई फोर्सेस होती हैं। इस तरह करके हमने मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के अंदर जो आपके पास स्पीशीज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो एग्जिस्ट करती हैं उनको स्टडी किया था। तो आपने मुझे बताना है कि ब्रोमीन के जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर आपके पास कौन सी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। बहरहाल जब अगर आपको सही आइडिया हो गया, आपको पता चल गया कि इसके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, नॉट इंट्रा तो बेटा इसके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग हुई हुई है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपने मुझे देख के बतानी है कि इसके अंदर कौन सी एग्जिस्ट करती हैं। अगर आपको समझ में नहीं आई तो डेफिनेटली आई विल टेल यू, लेकिन उससे पहले आपने मुझे देख के बताना है कि ब्रोमीन जो है वो कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो उसको शो करता है। अच्छा, जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी उसके बाद डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे हमने दोनों एक जैसे ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स के ऊपर एटम्स के ऊपर एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्यों लगाया हुआ है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्यों लगाया हुआ है। ये आपकी असाइनमेंट है, आपने मुझे देख के बताना है कि ये दोनों हालांकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ये दोनों जो एटम्स हैं वो एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी हमने एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाया हुआ है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाया हुआ है। तो आपने मुझे इसकी रीज़न एक्सप्लेन करनी है। हिंट मैं आपको दे चुकी हूँ, आपको इसका आंसर मिल जाएगा फर्स्ट ईयर की बुक से, चैप्टर नंबर 4 से, जहाँ पे हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्टडी की थी डिफरेंट सब्सटेंसेस के अंदर। तो वहाँ से अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो मेरा ख्याल है आपको पता चल जाना चाहिए। बेटा अगर आपने ट्राई करना है, अगर आपको नहीं पता चला तो डेफिनेटली आई विल टेल यू। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि आपके पास हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन्स होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ज़्यादा होता है। उसकी वजह ये है कि एक बॉन्ड का मतलब होता है आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो ज़्यादा है। तो ये आपके पास जो बॉन्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अटैक करेंगे इन दोनों ब्रोमीन में से उस वाले ब्रोमीन के ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज है और उसको अपने साथ अटैच कर लेंगे।
यहाँ पे ये आपके लिए एक नया पॉइंट है कि आपके पास साइमल्टेनियसली जो ये वाला पॉजिटिव वाला ब्रोमीन है, ये दोनों कार्बन्स के साथ जो है बॉन्ड बना लेगा। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई है 4 है, दोनों कार्बन की 2 हाइड्रोजन के साथ, एक दूसरी कार्बन के साथ और एक ब्रोमीन के साथ, और इसी तरह आपके पास इस वाली कार्बन के साथ। इस किस्म का जो स्ट्रक्चर है ये इंटरमीडिएट होता है, यानी कि रिएक्शन के दरमियान में बनता है और ये फ़ौरन से ही ख़त्म हो जाता है। इसको हम कहते हैं ब्रोमोनियम आयन। ठीक है, इस तरह वाली स्पीशीज़ जो रिएक्शन के दरमियान में आपके पास बनती हैं, इनको हम इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। ये आपके पास रिएक्शन के दरमियान में ही बनाया है और यहाँ से आपके पास इसने ख़त्म होकर कुछ और स्पीशी बन जानी है। ये हाईली एनर्जेटिक होता है, यानी कि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। तो डेफिनेटली है कि इसकी जो है वो ब्रेक डाउन होगी। ठीक है, तो आपने ये ख्याल रखना है कि ये आपके पास एक इंटरमीडिएट स्पीशी बनेगी। उसके बाद ये जो ब्रोमाइड है, ये आपके पास इस मॉलिक्यूल से जो ये वाला हाफ़ बचा हुआ था, ये वाला हाफ़ है यहाँ पे आपके पास, तो ये आपके पास Br नेगेटिव। यहाँ पे आप देखिए कि ये वाले जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके ऊपर एक जो आपके पास बॉन्ड है, इसने अटैक किया इस ब्रोमीन के ऊपर और इस ब्रोमीन ने दोनों कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। और ये वाला जो बॉन्ड है ये पूरा का पूरा, यानी कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस जो ब्रोमीन का एटम था इसके ऊपर शिफ्ट हो गए और ये ब्रोमाइड आयन बन चुका है। बेटा ये जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? ये जो आपके पास बॉन्ड था ये पूरा का पूरा इस ब्रोमीन एटम के ऊपर शिफ्ट हो गया और आपके पास ब्रोमाइड का जो है ये आयन बन गया है। तो आपके पास इस तरह जो पूरे के इलेक्ट्रॉन्स हैं रिएक्शन के वो बैलेंस हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो प्रोडक्ट में ब्रोमाइड आया था, इसने अटैक किया। आपने ख्याल रखना होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो आपने एरोज लगाने हैं वो इस तरह लगाने हैं कि जो आपके पास टेल है वो नेगेटिव आयन की तरफ होनी चाहिए और जो हेड है वो पॉजिटिव स्पीशी या इलेक्ट्रोफाइल की तरफ होना चाहिए। ब्रोमीनियम आयन जो आपके पास बना था ये इस वक्त इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये जो आपके पास ब्रोमाइड आयन है कि क्या करेगा कि ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और आपके पास यहाँ से इसके साथ अटैच हो जाएगा और जो ये वाला आपके पास आपको बॉन्ड नज़र आ रहा है ये वापस इस ब्रोमीन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जब ब्रोमीन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो ये इसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा। बेटा हेलोजेंस जो है वो नॉर्मली एक बॉन्ड बनाते हैं। ब्रोमीनियम आयन में आपको नज़र आ रहा है कि इस ब्रोमाइड ने हेलोजन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए, इसलिए इसकी वैलेंसी जो है वो डिससेटिस्फाई है, इसलिए हमने इसके ऊपर प्लस चार्ज लगाया हुआ है। बहरहाल अच्छा जी, जब आपके पास ये नेगेटिव ब्रोमाइड इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और आपके पास इस किस्म का ये एक ट्रांस जो है विस्नल डाइहाइड जो है ये आपके पास इसकी फॉर्मेशन होगी 1,2-डाइब्रोमोमीथेन। अच्छा जी बेटा, यहाँ पे एक बड़ी, ये मेरा ख्याल है आपको मैकेनिज़्म समझ में आ गया होगा। अगर इसमें से अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ या मैं कुछ आपको क्लियर नहीं कर पाई हूँ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो आई विल टेल यू इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, यहाँ से आपने एक बात का ख्याल रखना है, ये जो लास्ट वाला पॉइंट लिखा हुआ है आपकी इस टॉपिक के एंड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो रिएक्शन है आपके पास ये हमारे पास डबल बॉन्ड की डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है। डबल बॉन्ड के साथ आप एक और पॉइंट ऐड कर लें कि हम इसे ट्रिपल बॉन्ड को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि हम इसको अनसैचुरेशन के लिए यूज़ करते हैं इस टेस्ट को। मतलब ये कि अगर आपके पास अल्कीन्स होंगे या अल्काइंस होंगे और उनके अंदर हम ब्रोमीन डालें तो आपके पास कोई ना कोई रिएक्शन होगा और आपके पास कोई ना कोई प्रोडक्ट बनेगी। उस प्रोडक्ट बनने की वजह से आपके पास होता क्या है कि जो ब्रोमीन का कलर है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमें पता चल जाता है जी प्रोडक्ट बन गई है, क्योंकि ब्रोमीन का पहले कोई कलर होता है जब वो प्योर ब्रोमीन होती है, लेकिन जब वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के अंदर ऐड हो जाती है तो जो उसका कलर होता है वो ख़त्म हो जाता है और हमें नज़र आता है कि जी ब्रोमीन का जो कलर था वो डिसअपियर हो गया। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि जो आपके पास कंपाउंड था, जो भी आपके हाइड्रोकार्बन था वो अनसैचुरेटेड है क्योंकि उसके अंदर ब्रोमीन ऐड हो चुकी है। लेकिन अगर आप ब्रोमीन को डालें अल्केन्स के अंदर तो कुछ भी नहीं होगा, कोई कलर ब्रोमीन का ख़त्म नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जो ब्रोमीन है वो रिएक्शन नहीं करेगी अल्केन्स के साथ, उसके अंदर उसकी एडिशन पॉसिबल ही नहीं होगी। तो हम कहेंगे कि जो आपका कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है। अगर आपके पास ब्रोमीन डालने से कोई भी कंपाउंड जो रिएक्शन शो ना करे तो वो आपके पास जो कंपाउंड होगा वो सैचुरेटेड होगा। लेकिन अगर आपके पास ब्रोमीन डालने से ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज हो जाए, ख़त्म हो जाए, डिसअपियर हो जाए, तो हम कहते हैं कि आपके कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन थी, यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट था। तो ये वाला जो रिएक्शन है बेटा, ये आपको अक्सर पूछा जाता है कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो उसमें आप ये वाला रिएक्शन जो है लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और रिएक्शन आएगा जो हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में पढ़ेंगे अल्कीन्स के अंदर, वो भी आप लिख सकते हैं। जब इंशाल्लाह हम उसको स्टडी करेंगे तो वो मैं आपको वहाँ पे क्लियर करूँगी। फ़िलहाल के लिए आप इस वाले को याद रखें कि ये वाला जो रिएक्शन है ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी बोलते हैं इसको, ये हम यूज़ करते हैं फॉर द डिफरेंशिएशन बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं, तो आप ये वाली इक्वेशन लिखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए, जो आपकी बुक में ये लिखी हुई है, ऐसी की ऐसी अल्कीन्स के साथ ब्रोमीन का रिएक्शन करवाएंगे और प्रोडक्ट बना के दिखाएंगे और नीचे लिखेंगे जी कलर ऑफ ब्रोमीन विल बी डिस्चार्ज।
और साथ में फिर आप यही जो ब्रोमीन है इसका रिएक्शन किसी भी अल्केन के साथ, इथेन के साथ भले करवाएं, और उसके साथ आप ब्रोमीन की एडिशन करेंगे और एरो के बाद आप लिखेंगे नो रिएक्शन, कलर ऑफ ब्रोमीन विल नॉट डिस्चार्ज। तो इस तरह करके आप कहेंगे कि जी इस तरह हमें पता चल सकता है कि आपके पास जो कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। ठीक है, मेरा ख्याल है बेटा आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ तक। और इसके अलावा आप इसकी जो रिएक्शन है इसका मैकेनिज़्म भी अच्छी तरीके से तैयार कर लें। या आपको लॉन्ग में भी आ सकता है। नॉर्मली अगर आपको लॉन्ग में क्वेश्चन आता है तो बेटा आपने पूरी एडिशन रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस की जनरल इक्वेशन लिखनी होगी, इसके अलावा मैकेनिज़्म लिखना होगा, और इसके अलावा ये भी बताना होगा कि इस रिएक्शन को हम जो है सैचुरेशन के और अनसैचुरेशन के दरमियान में डिफ्रेंशिएशन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर शॉर्ट में आ जाए तो फिर आप जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं, या अगर मैकेनिज़्म पूछा हो तो मैकेनिज़्म की दोनों इक्वेशन लिखेंगे। अगर बेटा आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।